ओके। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो हमारी डायग्राम है, मैं इसको अगर दोबारा बना दूँ, कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास डायग्राम थी। अब इसी को अगर फ़र्ज़ करें कि मैं स्पेस और टाइम कह दूँ, ठीक है? अब इसमें फ़र्ज़ करें कि कोई पॉइंट है और वो एट सम एंगल थीटा 1 कह देता हूँ मैं इसको, और इस पॉइंट के लिहाज से इसका इसका कुछ प्रोजेक्शन है, ठीक है? और टाइम एक्सिस पे इसका कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन होगा, ठीक? हम अभी इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और अगर हम इसको लेट्स से कोई वेक्टर v कह दें, ठीक? तो उसके फ़र्ज़ करें कि ये s कंपोनेंट हैं और ये साथ में इसके टाइम के जो कंपोनेंट हैं। ये जो यहाँ पर मैं साइन लिख रहा हूँ, ये अभी फ़िलहाल मैं प्लस लिख रहा हूँ, लेकिन मिन्कॉस्किन स्पेस में आप जानते हैं कि ये प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस में होगा। बट लेट्स सी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम इसको प्लस लिख देते हैं, ठीक है? अब ये थोड़ा सा मैं बहुत लूज़ नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्लॉपी कहना चाहिए कि मैं यहाँ एस और टी लिख रहा हूँ और मैं आई जे के ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये काइंड ऑफ ए वेक्टर हैं और ये इसके कंपोनेंट हैं, जैसे एस और टी हैं। अब अगर फर्ज करें कि स्पीड हमारी चेंज हुई, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि थीटा एज अ फंक्शन ऑफ सम स्पीड, फर्ज करें जब स्पीड चेंज हुई तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, या स्पीड चेंज हुई तो बेसिकली एंगल चेंज हुआ, तो ये थीटा 2 हो गया। तो अब इसके जो कंपोनेंट हैं वो अब ये बनेंगे। अगर फर्ज करें कि ये वेक्टर v1 है और इसके कंपोनेंट s1 और t1 है, अब अगर ये एंगल चेंज हुआ, पॉइंट यहाँ पे चला गया, ये मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, मुझे थोड़ा इतना भी स्लॉपी नहीं होना चाहिए। वो ये कि जब ये पॉइंट इस तरफ होके जाएगा तो ये दरअसल यहाँ पहुँचेगा। फ़र्ज़ करें कि क्योंकि हमें ये डिस्टेंस सेम रखना है ना, तो ये फ़र्ज़ करें यहाँ पहुँचा है, ठीक है, थीटा 2 पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसके ये प्रोजेक्शन जो एस यानी कि स्पेस एक्सिस पे वो अब ये हो गया, जो कि S2 हो गया, और जो टाइम एक्सिस पे इसका जो प्रोजेक्शन है वो फ़र्ज़ करें T2 हो गया। तो अब ये जो अब चूँकि डायरेक्शन चेंज हुई है ना, तो अब ये वेलोसिटी तो यानी कि जो वेक्टर है v2 वो एग्जैक्टली v1 और v2 तो बराबर नहीं है, क्योंकि बावजूद इस बात के कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, बट जो चीज़ बराबर नहीं है वो बहरहाल इनके S2, मैं यहाँ पे अपने आप से इसको प्लस और T2 लिख रहा हूँ, राइट? लेकिन क्या है कि आपको मालूम है कि v1 का मैग्नीट्यूड का यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है v2 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहा है, ठीक है? और यहाँ पर हम बेसिकली जो चीज़ देखना चाह रहे हैं, अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, फासला दरअसल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, जो हमने हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जो बात डिस्कस की कि डिस्टेंस पे हर ऑब्जर्वर जो है वो मुत्तफिक होता है, ठीक है? चूँकि हम इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है? अच्छा, इस पे हम एक और तरीके से भी मुत्तफिक हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर इसका स्लोप निकालें, स्लोप दरअसल क्या होगा, अच्छा यहाँ पे नॉर्मली हम स्लोप निकालते हैं y/x करके, यहाँ पर भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि अगर हमने t और s के साथ जिस तरह हमने यहाँ बनाया, यहाँ स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पर स्पीड जो स्लोप निकलेगा वो स्पीड तो निकलेगी, लेकिन वो 1/, स्पीड होगी, राइट? तो बस ये इसका थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि ये 1/, स्पीड में स्लोप निकलेगा, और वो जो स्पीड है या जो स्लोप है वो हर जो कहना चाहिए कि रेफरेंस फ्रेम में जो है वो मोर और लेस, नहीं, इसको हम इस तरह नहीं कह सकते, आई एम सॉरी, स्लोप नहीं कहेंगे, बल्कि आप ये दो पॉइंट्स के दरमियान का आप उसको डिस्टेंस ही कह लीजिए, जो कि कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि जो जो प्रोजेक्शन पहले थे, पहले ये प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक था, अब ये श्रिंक होके यहाँ आ गया। पहले ये टाइम का प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक था, अब ये बढ़ के यहाँ चला गया। तो ये क्या हुआ, अगर आप गौर करें, ये कुछ भी नहीं हुआ,
ये सिर्फ ये हुआ है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। पहले लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, जो कॉन्ट्रैक्ट करके कम होके इतनी रह गई है। पहले ये टाइम जो था वो इतना था, अब डायलेट हो के बढ़ गया, वो ड्यूरेशन बढ़ गया, तो अब वो यहाँ पहुँच गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इस वजह से हो रहा है कि मैग्नीट्यूड इन दोनों पॉइंट्स का बराबर है। अगर ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। लेकिन चूंकि स्पीड बढ़ी, तो स्पीड बढ़ने की वजह से ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, क्योंकि एंगल हमने ये कहा था कि वो जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन है। तो उसकी चेंज होने की वजह से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। जैसे स्पेस पे जो स्पेस एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन थी वो चेंज हो गई, और जो टाइम एक्सिस पे जो 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 प्रोजेक्शन थी वो चेंज हो गई, बट द डिस्टेंस इटसेल्फ रिमेन्स द सेम, राइट। और हम अभी कहते आए हैं कि जो 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 कि डिस्टेंसेस होते हैं वो बेसिकली कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक रफ सर आइडिया है ये समझाने के लिए कि अगर आप ये मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो लामहला उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं और जो टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट, या ये कहना चाहिए कि जो डेल्टा एस है और जो डेल्टा टी है, वो कभी भी अब रिजिड नहीं रह सकते, दे हैव टू चेंज। अच्छा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में हम ये बात देख चुके हैं कि डेल्टा एस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, वो चेंज होता है। और उसकी वजह जो है बहुत सिंपल है कि हमें मालूम है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इस तरीके से लिखी जाती हैं कि डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस वी टी। तो ये बराबर नहीं है, ये वी टी एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि सिर्फ हमें टाइम, सिर्फ स्पेस के लिहाज से हमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं लिखनी है, बल्कि याद रहे कि अब मूविंग रेफरेंस फ्रेम में जो टाइम है वो भी वेरिएबल होगा, वो भी चेंज होगा। तो फिर जब हम टाइम को भी एज ए डायनामिकल क्वांटिटी के तौर पर मान लेते हैं कि भाई अब ये मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है कि स्पेस चेंज हो रहा और टाइम पे कोई फ़र्क ना पड़े, बल्कि ये जो डायग्राम हमने यहाँ बनाई है, ये इस बात को बहुत क्लियरली शो कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेस लाइक प्रोजेक्शंस हैं वही चेंज नहीं होंगे, बल्कि जो टाइम लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो भी चेंज होंगे। अगर पहले वक्त डेल्टा एस प्राइम ये था, तो अब जब स्पीड चेंज हुई, बढ़ी, तो अब वो डेल्टा एस टू हो गया। और पहले अगर वो डेल्टा टी वन था, तो दूसरे केस में वो डेल्टा टी टू हो गया। तो ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप स्पेस को तो चेंज वहाँ मतलब स्पेस में तो डेल्टा एस चेंज करें और टाइम को चेंज ना करें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि टाइम में डेल्टा टी में कोई तब्दीली ना आए जब आपकी स्पीड बहुत स्लो हो। स्पीड स्लो होगी तो आपको जो इफ़ेक्ट्स मिलेंगे वो मेजरेबल नहीं होंगे, बट आप उन्हें मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से आम जिंदगी में हमें जो रिलेटिविटी के इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे लिए विजिबल नहीं होते। हम अगर आम 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से किसी गाड़ी में या बस में जा रहे हों, तो हमें रिलेटिविटी के इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते। लेकिन अगर हम अपनी स्पीड बहुत बढ़ा दें, तो फिर हमें ये इफ़ेक्ट्स विजिबल होने लगते हैं, और वहाँ हमें रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि हम ये जो LHC है, लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर है, जहाँ हम पार्टिकल को आपस में टकरा रहे होते हैं, जहाँ प्रोटॉन्स की स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो वहाँ पर हमें फिर रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स का ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ अगर हम रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स का ख्याल ना रखें, तो फिर हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल गलत साबित होंगे। तो ये मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था कि यहाँ आप देख सर सकते हैं कि रबर शीट की तरह से आप पहले रबर शीट ये थी, अब रबर शीट की ये फॉर्म हो गई। जो एरिया है रबर शीट का वो कांस्टेंट है, राइट, यानी कि x इंटू वाई, राइट। लेकिन अब x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ये चेंज हो सकती है। ये मैं कह रहा हूँ। अब आप पूछें क्या कह रहे हैं। सर टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, अगर हम इसको एक्स एक्सेस पे ले लें और डिस्टेंस को वाई एक्सेस। एक सेकंड यार, ये ज़रा एक कॉल आ रही है, मुझे अटेंड करनी पड़ेगी। हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? कौन? हाँ हाँ, अली अली।
अली ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ी देर में बात कर लें। नहीं, मैं अभी घर पे हूँ, मेरी क्लास चल रही है। आप ऐसा, आप 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिए, मेरी अभी क्लास चल रही है ऑनलाइन। मेरी ऑनलाइन क्लास चल मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिए प्लीज़। अरे यार, आई एम सॉरी, वो ऑफिस की वजह से फ़ोन आ जाते हैं यूनिवर्सिटी से। मैं अभी यूनिवर्सिटी गया नहीं था कि पहले की क्लास ले लूँ, क्योंकि वहाँ जाके क्लास लेना अक्सर मुश्किल हो जाता है। अभी फिर दोबारा कॉल आएगी। तो आप क्या सवाल कर रहे थे, प्लीज़ आप रिपीट करेंगे? सर अगर हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लिया तो फिर ये डायग्राम नहीं कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं, टाइम वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। नहीं, वो देखो, असल में वो उस मसले को हल किया जा सकता है। ये सिर्फ मिन्कॉस्किन स्पेस को समझने का एक तरीका है। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी अभी क्लास चल रही है, आप 1 घंटे बाद कॉल कर लें। और मैं भी घर पे, हाँ, मैं घर से पढ़ा रहा था। ठीक है, ठीक, ठीक। ओके, खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। जी, देखिए, असल में बात ये है कि मिन्कॉस्किन स्पेस जब हम ले रहे हैं, तो उसमें टाइम या स्पेस इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ नहीं हैं। नॉर्मली तो आप जो अब तक छोटी क्लासेस में करते आए हैं, स्पेस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे कि आप ने छोटी क्लासेस में देखा होगा, आप वेलोसिटी निकालते थे, तो वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर ये टाइम और स्पेस एक दूसरे के फंक्शन नहीं है, बल्कि दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। समझ आई बात आपकी? सर सही है सर। लेकिन ट्रेडिशनली तौर पर जब आप रिलेटिविटी की किताबें देखेंगे, तो वहाँ आपको स्पेस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और टाइम वर्टिकल एक्सिस में दिखाई देगा, फॉर सम ट्रेडिशनल रीज़न। लेकिन इसमें कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इससे समझना आसान हो जाता है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये क्रूड एग्जाम्पल है, सिर्फ समझाने के लिए। यकीनी तौर पे हम इस पे बहस कर सकते हैं कि हमने ऐसा स्पेस को एक्स एक्सिस पे क्यों लिया, वाई पे क्यों नहीं लिया, एंड सो ऑन। बट चीज़ को समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। सर अच्छा, आपके एक सवाल तो और थे टाइम के हवाले से। देखिए, तो टाइम का एक मसला तो ये हो गया कि आप इसको इंडिपेंडेंट तौर पे नहीं देख सकते। आप अगर इंडिपेंडेंटली तौर पे देखना चाहेंगे, तो आप फिर गुम हो जाएंगे। उसमें फिर आपको सिर्फ मैं एक ही आदमी का हवाला दे सकता हूँ, जिस पे टाइम पे अगर किसी किसी फ़िलासफ़र ने अर्ली 1900 में काम किया है। उसका मशहूर नाम था, मैं नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। अगर मेरे सर बर्गिस्तान तो नहीं है? हाँ, कौन? बर्गिस्तान बर्गिस्तान सर। नहीं 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 नहीं, ये जर्मन फ़िलासफ़र था। अगर मेरे दिमाग में नाम आया, उसकी किताब है रीजन ऑफ प्योर क्रिटिक, कुछ इस तरह करके किताब है। मैं बिल्कुल, मेरे जहन से एकदम मेरे नाम निकला है। बहुत मशहूर किस्म का वो फ़िलासफ़र है जर्मन। उसने टाइम पर काम किया है, या एक ईरानियन फ़िलासफ़र गुज़रे हैं 200-300 साल पहले, मुल्ला सदरा। उसके अलावा हमें फ़िलासफ़ी के हवाले से, टाइम के हवाले से बड़े मसाइल हैं। मैं अभी और डिटेल में नहीं जाना चाहता, वरना टाइम का बहुत गहरा ताल्लुक़ जाके ग्रेविटी के साथ बनता है। लेकिन मैं उस चीज़ को अभी फ़िलहाल टच नहीं करूँगा। आपको कहीं और से अगर पढ़ना हो, देखना हो, तो आप देख सकते हैं। बहरहाल, तो अभी हम बिल्कुल इसको स्पेशल रिलेटिविटी के उस पर देख रहे हैं। तो ये सिर्फ इसको बनाने का एक तरीका है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको याद रखनी चाहिए कि आम जो हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस है, यूक्लिडियन स्पेस के अंदर मैं लिख देता हूँ, जो आप बचपन में देखते आ रहे हैं, वो यूक्लिडियन स्पेस है। और उसमें जो डिस्टेंस फार्मूला है, वो लेट्स से मैं उसको डी एस स्क्वायर लिख रहा हूँ, या चलें डी एस स्क्वायर लिख देते हैं। और मैं अगर उसको सिर्फ टू डायमेंशन में लिखूँ, तो वो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, चलें इसको 3 डायमेंशन में लिखते हैं, क्या हद है, वो ये है। लेकिन जो मिन्कॉस्कियन स्पेस है,
उसमें मिन काउस जो स्पेस है उसमें डिस्टेंस फार्मूला ज़रा सा चेंज है, और वो ये कि आपको या तो टाइम में उसको स्क्वायर मतलब माइनस साइन के साथ लेना, यहाँ पे सी स्क्वायर भी लगा दें साथ में, और प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर या डी प्लस डी जेड स्क्वायर, ये आपको लिखना है। या मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट करूँ तो जो यूक्लिडियन स्पेस है उसके आप डी एक्स स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं कि सिंपल क्या कहना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम तो एज सच आता नहीं है, तो उसमें तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, बल्कि मिन्कॉस्किन स्पेस के जो जो डिस्टेंस है उसको हम दोबारा से लिख देते हैं इस तरह कि अगर हम इसको यूँ लिख रहे हैं तो या तो हम इसको इस तरह लिख दें कि माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स आई स्क्वायर, डी एक्स आई से मुराद एक्स वाई जेड है, या ऐसे लिख दें, या हम इसको इस तरह लिख दें कि लेट्स सी सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ जो मैं आपको और अगर कंपेयर कराऊं तो मैं सोच रहा हूँ कि कराया जा सकता है कि नहीं। लेट्स सी, ओके, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने यही आपको मिसाल दी हुई है कि ये एस है और ये टाइम है। ठीक है, तो हम इसको 2 डायमेंशन के अंदर हम देख रहे हैं, फर्ज करें तो 2 डायमेंशन में जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है उसको मैं अगर सिर्फ एक्स और वाई ले रहा हूँ फर्ज करें तो वो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर मैं नॉन यूक्लिडियन स्पेस यानी कि मिन्कॉस्कियन स्पेस ले रहा हूँ तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अगर मैं इसको माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, यानी कि ये जो माइनस साइन है ये बहुत बड़ा फ़र्क खड़ा कर रहा है। यानी कि हम जो डिस्टेंस लेते हैं ना आम तौर पे वो तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम इस मिन्कॉस्कियन स्पेस में इसमें अगर हम डिस्टेंस लेना चाहेंगे तो उस डिस्टेंस फार्मूले में बीच में माइनस साइन आएगा, प्लस साइन नहीं आएगा। और ये चीज़ जो ट्विन पैराडॉक्स है उसको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है, ये ख्याल रखिएगा। तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो माइनस का फ़र्क आ रहा है कि जो आम डिस्टेंस फार्मूले में सारे प्लस हैं, लेकिन जो मिन्कॉस्कियन स्पेस में जो फार्मूला है डिस्टेंस का वो एक माइनस साइन के साथ है। तो आया आप टाइम के साथ माइनस साइन लगाएं या स्पेस लाइक कंपोनेंट के साथ माइनस साइन लगाएं, बट यू हैव टू पुट अ माइनस साइन देयर। तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस निकलेगा वो बहुत इंटरेस्टिंगली डिफरेंट होगा। आपको पता है कि ट्विन पैराडॉक्स में क्या होता है कि दो के ट्विन्स हैं, लेट्स से बहन भाई हैं, तो भाई साहब लेज़ी थे, वो ज़मीन पे रहे, जो उसकी सिस्टर थी वो करीबी स्टार जो अल्फा सेंटोरी है 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पे वो वहाँ तक गए, और वहाँ से जब वापस आएगी तो उसको ये पता चलेगा कि जो उसके भाई हैं वो ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, और जब वो वापस आई है तो वो यंग है। तो उस चीज़ को समझने का जो तरीका है और जो बेसिक डिफरेंस है वो क्यों आया। देखिए एक बात याद रखिएगा, रिलेटिविटी में चूंकि जो एस रेफरेंस फ्रेम होगा वो और जो एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम है, फर्स्ट करें एस प्राइम जो है वो विद सम वेलोसिटी वी आगे की तरफ जा रहा है फ्रॉम उसको, यानी कि एस को ऐसा लग रहा है कि एस प्राइम किसी वेलोसिटी वी के साथ लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो चूंकि ये इक्वेशन सिमेट्रिक होती हैं तो हमें ऐसा लगेगा, यानी कि अगर आप एस प्राइम के अंदर हो तो आपको ऐसा लगेगा कि एस जो रेफरेंस फ्रेम है वो विद सम वेलोसिटी वी यानी कि वी माइनस वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे का मोशन डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप अगर ट्विन पैराडॉक्स की बात करें तो जो भाई है उसको ऐसा लगेगा बहन किसी वेलोसिटी v के साथ दूर जा रही है, जबकि बहन को ऐसा लगेगा कि पूरी ज़मीन वो जो जहाँ पे वो आदमी उसका भाई बैठा हुआ है उसको ऐसा लगेगा कि विद सम वेलोसिटी माइनस v वो दूर जा रही है। फ़र्क आता है कहाँ पे, और ये चूंकि इक्वेशन सिमेट्रिक हैं तो वो एक दूसरे के मोशन को डिटेक्ट नहीं कर वो अपने मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो लगेगा दूसरा आदमी दूर जा रहा है। ठीक है, फ़र्क पड़ता उस वक्त है कि जब वो जो उसकी जो सिस्टर है वो अल्फा सेंटोरी पे जाके पलटेगी,
पलटने से क्या होगा, v चेंज हुआ ना, v की डायरेक्शन चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आ गई। जब एक्सेलरेशन आई तो अब वो रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गया, तो अब वो एक दूसरे का मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम हो गए ना, यहाँ पर आप रिलेटिविटी नहीं लगा सकते। तो अब जब वो आते हैं तो अब फिर आप कैलकुलेशन करें तो आपको पता चलेगा कि बॉब जो कि रुका हुआ था ज़मीन पर, उसका टाइम तेज़ी के साथ गुजरा, तेज़ी वेज़ी जो भी कहिए, वो जब वो वापस आई है, जो जिसको आमतौर पर किताबों में एलिस लिखा होता है, एलिस जब वापस आई है तो वो रिलेटिवली यंग है बॉब के मुकाबले में, बॉब बूढ़ा हो गया है, एलिस स्टिल यंग है, ठीक है। वो फ़र्क कहाँ से आया, वो फ़र्क आया पलटने से। जब वो पलटी है तो रेफरेंस फ्रेम चेंज हुआ। रेफरेंस फ्रेम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि पहले उसकी वेलोसिटी प्लस थी, अब वो पलटी तो v माइनस माइनस वी 2v हो गई, एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन आई तो अब फर्क आप पकड़ सकते हैं, उससे पहले फर्क नहीं पकड़ सकते थे। तो ये ट्विन पैराडॉक्स बाकायदा ऑब्जर्व किया जा चुका है मुख्तलिफ तरीक़ों से। यकीनी तौर पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि ट्विन्स को उठा के आप एक अल्फा सेंटोरी पे भेज दें, बल्कि इन्होंने मुखालिफ समत में एरोप्लेन्स उड़ाए हैं और एटॉमिक क्लॉक्स रख के उसमें फ़र्क देखा है कि वो फ़र्क वाक़ईतन आता है। तो ये ट्विन पैराडॉक्स यानी कि स्पेशल रिलेटिविटी को लोगों ने खंगाल लिया है बहुत ही माइन्यूट लेवल के ऊपर जाके, जो उसकी सारी प्रेडिक्शंस थी वो ऑब्जर्व हो चुकी हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये इक्वेशन सिमेट्रिक होती हैं। अगर एस को एस प्राइम जाता हुआ वी वेलोसिटी के साथ दिख रहा है तो एस प्राइम को ऐसा लगेगा कि एस जो ऑब्जर्वर है वो किसी वेलोसिटी माइनस वी के साथ उस तरफ जा रहा है। तो ये इक्वेशन सिमेट्रिक होती हैं, ख्याल रखिएगा। तो अब बात समझ में आई आपको कि टाइम जो है वो एक इंतहाई रिलेटिव चीज़ है, राइट, स्पेस की तरह। और आप उसको स्पेस से अलहदा करके नहीं देख सकते, अलहदा करके देखने की कोशिश करेंगे फंस जाएंगे। हमारे पास कोई और इसका तरीका नहीं है इसको समझने का। एक बात, दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने आपको सामने ये इस तरह की एक डायग्राम बनाई एस और टी, ठीक है। अब यकीनी तौर पे अगर ये एस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये माइनस डायरेक्शन में भी तो होगा ना भाई। आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप ओरिजिन को क्रॉस करके इस तरफ चले गए। इसी तरह अगर टाइम आगे की तरफ देख रहे हैं तो टाइम कुछ पीछे भी तो होगा, यानी कि हमारे पास अगर कल है, आने वाला कल है, तो जो 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 गुज़श्ता कल है वो भी तो होगा ना, तो वो हम माइनस टी उसको हम नेगेटिव टी के साथ देख सकते हैं। तो अब ये आप अगर गौर करें तो ये एक तरह की कोन बन रही है, राइट, और इस कोन को हम लॉरेंजियन कोन कहते हैं। अच्छा, ये कोन क्यों बन रही है, इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास फंडामेंटल बैरियर है। और वो बैरियर क्यों है कि आपको याद है हमने स्पीड ऑफ लाइट को नॉर्मली 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर स्पेस टाइम डायग्राम्स हैं, ठीक है, और हमने c को 1 लिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन हम बनाएंगे यहाँ पे, इट शुड बी एट 45 डिग्रीज। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि 45 डिग्रीज में साइन कोसाइन बराबर होते हैं। क्लियर है ना ये बात? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर चलें, यानी कि जैसे फोटोन चलता है, तो हम इस कोन की सरफेस के ऊपर चल रहे होंगे, जिसको हम नल कोन कहते हैं। नल कोन कहलाती है वो, यानी और यानी कि कोन CONE, यानी कि कोन, ये जो कोन बनी हुई है लॉरेंजियन कोन, उसके आप सरफेस पे चल रहे हैं। और अगर और ये उस वक्त है कि जब हमारे पास रेस्ट मास 0 हो, जैसा कि फोटोन का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मैसिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या हम हैं, हमारी स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकती, उससे कम ही रहेगी। तो हमारा मोशन जो होगा वो उस कोन के अंदर अंदर होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। ये टाइम लाइक इवेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, अगर कोई वजह हो आप स्पीड ऑफ लाइट को अगर फर्ज करें क्रॉस कर जाएं, तो क्या होगा कि आप इस बैरियर को तोड़ के आप समहाउ इस तरफ आ जाएंगे। आप इसको बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि, क्योंकि देखिए स्पीड क्या चीज़ होती है, स्लोप होती है ना। बस आपको ये ख्याल करना है कि आप अगर वाकईतन स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको उसका सिर्फ स्लोप नहीं लेना, बल्कि 1/, करना पड़ेगा। 1/, ऑफ स्लोप आप करेंगे तो फिर आपके पास स्पीड आ जाती है। तो अगर उस सूरत में आपका s यानी कि प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ स्पेस बड़ी होनी चाहिए, टाइम डेल्टा t छोटा होगा, तो फिर आप स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि आपकी स्पीड c = 1 से बड़ी हो सकती है। जब बड़ी होगी
तभी आप स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो आप क्रॉस कर रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ें नॉन फिजिकल हैं, हम उन्हें रिलेटिविटी की ज़बान में एल्सवेयर कहते हैं। कि अब अगर यहाँ पर कोई इवेंट हो जाए, आप यहाँ पे आप उठा के एटम बम फाड़ दें, लेकिन आप जो यहाँ मौजूद हैं आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं जो कि टाइम लाइक हों, जिसको हम कहते हैं कि ये जो होती है आई मीन कॉजेलिटी जहाँ पर वैलिड हो। क्योंकि याद रखिए कि जब कभी भी आप स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक करेंगे, आप कॉजेलिटी को ब्रेक करेंगे। ये कॉजेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉजेलिटी ये क्या चीज़ है? कॉजेलिटी का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, एक ये है, ये ए है, ये बी है। ए ने बी की तरफ बॉल फेंकी, एक बॉल थी, वो बी की तरफ आई। कॉजेलिटी ये कहती है कि देयर इज अ कॉज एंड देयर इज एन इफेक्ट। ए ने बॉल फेंकी, ये कॉज था, बॉल बी तक पहुंची, ये इफेक्ट है। अगर फर्ज करें कि ये बॉल की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो, तो क्या होगा कि अभी इसने बॉल फेंकी नहीं है, बॉल यहाँ तक पहुंच जाएगी। यानी कि कॉज और इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि इफेक्ट पहले हो गया और कॉज बाद में हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों ने सोल्यूशन ड्राइव किए थे आइंस्टाइन की इक्वेशन से, जहाँ कॉजेलिटी ब्रेक कर रही थी, जहाँ पर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सकते हैं, जिनको हम टैकियंस कहते हैं। लेकिन ऑन द फिजिकल बैकग्राउंड आइंस्टाइन ने उनको जो है वो इनवैलिड करार दिया। उसने कहा कि देखो, ये तुम ऐसी चीज़ें सोल्यूशन मैथमेटिकली निकाल तो लोगे, बट इनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉजेलिटी ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर कॉजेलिटी ब्रेक हो गई तो आप समझें कि पूरी हमारी ज़िंदगी, हमारी पूरी यूनिवर्स चल रही है, ये तहस नहस हो जाएगी। मतलब हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे वालिदैन ने शादी की, उनके फिर उनके वालिदैन ने शादी की, उनके वालिदैन ने शादी की, तो पूरा कॉज चला आ रहा है। मतलब हम एक इफेक्ट हैं एक कॉज का, जो आज से 200-400 साल पहले हुआ। अब अगर फर्ज करें कि ये इफेक्ट किसी तरह जाके यानी कि ये जो इवेंट है, ए पहले हुआ और बी बॉल जो यहाँ बी तक पहुंची है वो बाद में हुआ, ये कॉज एंड इफेक्ट है। अगर इसकी ऑर्डर में फ़र्क आ जाए तो क्या होगा कि आपने जाके अपने दादा की शादी रुकवा दी। अब आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो आप कैसे साबित करेंगे? आपको मैं एक मूवी का हवाला दूं, पूरी 1980s में एक मूवीज की सीरीज आई है 3, उसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। बैक टू द फ्यूचर बड़ी इंटरेस्टिंग मूवीज हैं, कभी देखिएगा। ये यूट्यूब पे इसके तीनों एपिसोड्स मौजूद हैं। वो उसमें इसी तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं कि आप फ्यूचर में चले जा सकते हैं और आप पास्ट में जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत फिक्शन है, लेकिन रिलेटिविटी से उन्होंने काम लिया है। मतलब कहने का मतलब ये कि आप यहाँ हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, और इसी तरह आप फ्यूचर में उन उन पॉइंट्स तक जा सकते हैं जो कि आई मीन इस कोन के अंदर अंदर हैं। आप किसी ऐसे पॉइंट को अप्रोच नहीं कर सकते जो कि यहाँ पर हो। आप सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं जो इस लॉरेंजियन कोन के अंदर आ रहे हों। कॉज एंड इफेक्ट्स के, या आप वो कह लें कि जो भी पॉइंट्स या जो भी इवेंट्स कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू रिलेट हो सकते हैं, इन प्रिंसिपल आप जो है उनको जाके अप्रोच कर सकते हैं उन पॉइंट्स को इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ इस पॉइंट पे आप अगर बम भी फाड़ दें तो आप यहाँ बैठे हुए हैं आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कॉजेलिटी वहाँ पे फेल हो जाती है। हाँ, फ्यूचर में कुछ ऐसा हो कि ये एक इवेंट फर्स्ट करें यहाँ पे हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से गई, तो जब फ्यूचर में जाके जब ये लाइट कौन इसको क्रॉस कर रही है, तो मुमकिन है आपको पता चले कि यहाँ कोई वाकया हुआ था, राइट। लेकिन एट द वेरी मोमेंट आपको पता नहीं चल सकता। ये जो हम कहते हैं ना कि हमने इतने नूरी साल के, इतने लाइट ईयर्स के फासले पर एक सुपरनोवा देखा, वो हुआ क्या था? वो कुछ ऐसा ही था कि वो हमारी लाइट कोन में नहीं था।
जब वो हमारी लाइट कोन में आया तो हमने उसको ऑब्जर्व किया। वो यकीनी तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर कहीं था, वो कोई उसने कॉज एंड इफेक्ट को उसने जो है हरगिज़ भी वो नहीं किया था, आई मीन उस रिलेशन को उसने वायलेट नहीं किया था। ये ऐसा ही था कि हमारी लाइट कोन यहाँ पे थी, हम अपना फ्यूचर यहाँ पे देख रहे थे। मिसाल के तौर पे हम अपना फ्यूचर जो है वो इस तरह देख रहे थे, हम हमारी लाइट कोन न्यू थी, वो इवेंट यहाँ हुआ था, उसकी अपनी एक लाइट कोन थी, ठीक है। अब वो जो इवेंट यहाँ हुआ उसकी इंफॉर्मेशन पहुँचते पहुँचते हमें इतने साल लग गए। तब जब ये हमारी कोन ओवरलैप की तो हमें पता चला कि ये इवेंट हुआ था। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हम में से हर आदमी की एक लाइट कोन है, हर आदमी की, चाहे मतलब आदमी से मुराद इसमें खवातीन भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है वो शामिल नहीं है। तो हम में से हर आदमी एक लॉरेंजियन कोन लिए घूम रहा है, हम में से हर आदमी से एसोसिएटेड एक लॉरेंजियन कोन है। लेकिन चूंकि हमारी स्पीड बहुत स्लो है तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स हमें फ़र्क नहीं पता चलते, क्योंकि हमारी जो टाइम स्पेस एंड टाइम है वो ओवरलैप कर रहे हैं। भले से आप अगर फ़र्ज़ करें कि अभी मेरे और आपके घर के दरमियान फासला है, या इवन आप अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बैठे हुए होते, तो जो स्पीड ऑफ लाइट वगैरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके लिहाज से वो फासला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो लॉरेंजियन कोन्स होंगी वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रही हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी स्पीड क्या थी और मेरी स्पीड क्या थी। हम मोर और लेस वही टाइम नोट कर रहे हैं, जो मेरे पास टाइम हो रहा है वही आपके पास भी टाइम हो रहा है। या अगर मैं फ़र्ज़ करें किसी जहाज़ में भी बैठा हुआ जा रहा हूँ या मैं किसी गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा हूँ, तो हमारे जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या टाइम डायलेशन जो हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए मेजरेबल नहीं होगा, ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम है। ये इफ़ेक्ट विजिबल होते हैं उस वक्त जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगे, तब हम ये देखेंगे कि हम ये मेजरेबल फ़र्क देख सकते हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो लॉरेंजियन कोन है, ये लॉरेंजियन कोन हर आदमी, हर इंडिविजुअल के लिए, हर इवेंट, हर जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से लेके हमारी गैलेक्सीज हों, हर पॉइंट पे हर पॉइंट पे जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए एक लॉरेंजियन कोन मौजूद है। वहाँ पर एक इवेंट होता है, किसी फर्ज करें किसी दूर दराज पॉइंट पे कोई सुपरनोवा था, स्टार फट गया, उसकी एक लाइट कोन है। अगर एक इवेंट है, एक घर के बाहर आपका पटाखा फटा, उसकी एक लाइट, उससे रिलेटेड एक हमारे पास लाइट कौन होगी, यानी लॉरेंजियन कौन होगी, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सर्टेन टाइम तक के बाद पहुंचेगी। जब हम जो भी इवेंट होते हुए देख रहे हैं, गाड़ी जा रही है, ये कुछ हो रहा है, तो वो एक इवेंट हो रहा है। क्योंकि वो स्पीड बहुत कम है, तो हमें ये जो लाइन कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो हमें नहीं दिख रहे हैं। बट इन प्रिंसिपल देर इज़ ए लाइट, देर इज़ ए लॉरेंजियन कोन एसोसिएटेड विद एवरी पॉसिबल इवेंट उसकी लाइट कोन है, राइट। नॉर्मली वो हमारी लाइट कोन्स ओवरलैप कर रही हैं तो हमें फ़र्क नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर हम बहुत दूर हों और खैर सूरत हाल में भी हम कहीं ना कहीं जाके तो हमारी वो जो कोन्स हैं वो ओवरलैप करेंगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते हमें वक्त लगता है। जैसे सूरज हमसे 8 मिनट के फासले पर है, यानी कि 8 लाइट मिनट्स के फासले पर है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसकी लाइट कोन और हमारी लाइट कोन ओवरलैप करती है, लेकिन 8 मिनट के बाद जब वहाँ से फोटोन चलना शुरू होते हैं तो वो 8 मिनट के बाद हमारी कोन में, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी फ़र्ज़ करें ज़मीन पे रहने वाले लोगों की, अगर ये जो 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 आई मीन लाइट कोन या सॉरी लॉरेंजियन कोन वो जो है सूरज की, जो फ़र्ज़ करें कि जो कोन है वो फ़र्ज़ करें यहाँ पर है, तो यहाँ से जो फोटोन चलता है उसको हमारी लाइट कोन तक पहुँचते पहुँचते 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट के बाद वो हमारे लिए विजिबल होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि हर पॉइंट के लिए, हर पार्टिकल है, राइट। अगर वो फोटोन है तो उसके लिए भी एक लाइट कोन है, अगर वो मैसिव पार्टिकल है उसके लिए भी लाइट कोन है। बस ये ख्याल है कि मैसिव पार्टिकल इस कोन के अंदर अंदर मूव करते हैं, और जो फोटोन है वो इस लाइट कोन के सरफेस के ऊपर मूव करेगा। और जो नॉन हाइपोथेटिकल पार्टिकल, जैसे टैक्योन कह सकते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कोई हो तो वो स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर सकता है, वो हमें यहाँ पे दिख सकता है। जी
आदिल साहब क्या पूछ रहे हैं आप? सर हमारी 12 बजे भी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ तो बस ठीक है, मैं भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो आई होप कि मैंने कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश की होगी कि टाइम इन आपका पर्सनल टाइम कोई चीज़ मतलब पर्सनल स्पेस और टाइम कोई चीज़ नहीं है। लॉरेंजियन कौन आपके साथ लगी हुई है, हर आदमी के साथ, ठीक है। हर सर आदमी हर आदमी अपनी एक घड़ी लिए घूम रहा है, घड़ी सर और एक स्टिक लिए घूम रहा है। यस। सर मेरा दूसरा सवाल ये था सर कि हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें कायनात में या हमारे जमीन में, तो बड़े बड़े स्टार्स गैलेक्सीज यानी पूरा मैटर मौजूद है, तो तो सर स्पेस कहाँ है? स्पेस कहाँ है सर? स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे? यार स्पेस से मुराद वो बाहर जिसे हम स्पेस कहते हैं वो नहीं है। देखो ये मसला ये कि लैंग्वेज में ये सारे वर्ड ओवरलैप कर गए हैं। स्पेस से मुराद आपकी, तुम उसकी साइज नाप रहे हो कि नहीं नाप रहे हो, तो उसका मतलब है कि स्पेस मौजूद है, जब भी तो उसका तुम साइज नाप रहे हो। कितने फासले पर है, तो वो फासला ही तो स्पेस है, और क्या है। स्पेस से मुराद ये स्पेस नहीं जिसे हम खला, खला मतलब नहीं है खला। स्पेस से मुराद डिस्टेंस है। अच्छा सर, ठीक है, समझ गया सर। सर और दूसरा सवाल ये था कि सर जो आइंस्टाइन था, उसने इतना यानी एक लोगों के समझ में नहीं आने वाली ऐसी थ्योरी पेश की उसने, यहाँ तक कह रहे हैं कि उसके जो प्रोफेसर थे उसको भी समझ में नहीं आया ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सर उसको नोबेल प्राइज जिसमें नहीं दिया गया, वजह? ये तो नोबेल कमेटी से पूछिए आप। उसको उसको नोबेल प्राइज मिला है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। उसकी पीएचडी ब्राउनियन मोशन पे थी। वो तो बेचारा और समझ, सर और वो तो ये समझता रहा था 1915 के बाद कि उसकी जनरल रिलेटिविटी पर नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। क्योंकि रिलेटिविटी लोगों को एक अरसे तक परेशान करती रही है, एक अरसे तक। सर मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि सर जब उसको फोटो इलेक्टिव नोबेल प्राइज देने के लिए बुलाया गया, तो उसने जबरदस्ती तकरीर इसी पे की, यानी रिलेटिविटी के ऊपर, नहीं फिर भी मुझे नहीं मिला कह रहे। नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। ये मुझे इसके बारे में नहीं पता है। सर इसके पीछे तो सिर्फ मैंने नजर से ये गुजरा था कि बर्गिस्तान एक फलसफी था, तो उसने इसके ऊपर एतराज किया था कि टाइम के ऊपर, तो नहीं जिसकी बुनियाद पर रिलेटिविटी के ऊपर उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला कह रहा। नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, साफ बात है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। और और उस दिन हमने टाइम डायलेशन फिलोसफर, डिस्कस की थी सर, वो दोबारा आप रिपीट कीजिएगा सर, उसमें थोड़ा समझ में नहीं आया सर वो। किस में, क्या चीज़? टाइम डायलेशन सर, टाइम डायलेशन तो वो मैंने अभी इन बताया। दिनों में हम सर इन दिन में डिस्कस की तरह सर, तो कुछ खास। क्या हुआ? सर टाइम डायलेशन पिछली दफा हमने इन एंड, जब क्लास का एंड हो रहा था, तो हमने सिर्फ डिस्कस की थी सर, तो कोई बेटा खास उसका वो। ये मैंने यही तो समझाया है यहाँ पे, और क्या समझाया है यहाँ पे। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है और टाइम डायलेट हुआ है। वो कौन सी पहले आपने वीडियो, सर जो पहले आपने वीडियो अपलोड किए पिछले साल, उसमें आपने दूसरा मिरर की मिसाल दी सर, उसमें समझ में नहीं आ रहा कह रहा हूँ। कौन सा मिरर? सर वो जो पिछले साल जो आपने पढ़ाया, यानी कि मिरर अब की बात मिसाल देके समझा। उसमें मेरे ख्याल से वो जो उसकी टाइम डायलेशन वगैरह की जो इक्वेशन है, उनको उनको जो हमने ड्राइव किया है उसकी बात कर रहे हैं आप। जी जी सर, जी जी। चलें वो हम देख लेंगे। आप ये बात मुझसे और पहले कह देते तो हम इसको एक दफ़ा देख लेते, क्योंकि अब इसमें इसको भी इन्होंने कहा कि इनकी क्लास शुरू होनी है या क्या है, तो वो सर अभी तो क्लास नहीं है सर फिलहाल। हाँ नहीं, लेकिन मुझे कुछ फ़ोन्स का जवाब देना पड़ेगा ना, वो मेरे पास अब फ़ोन आ रहे हैं ऑफिस से, क्यूसी तो चलें ठीक है हम सर, हाँ फिर कभी क्लास अरेंज करते हैं सर, ठीक हाँ है। हाँ। तो सैटरडे को फिर हमारी क्लास होनी है ना? ठीक है सर, सैटरडे को करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और कोई सवाल? अभी 1 मिनट है, तकरीबन 1 मिनट से कम होगा। सर सवाल ये था कि ये जो टाइम की डायमेंशन है, ये स्पेस के साथ हर जगह पे मौजूद होगी, यानी हर लम्हे पे। यस, कौन मौजूद है ना, कौन मैंने कहा ना। लेकिन बज़ाहिर हम जब देखते हैं तो हम 3 डायमेंशन के ऊपर फिर हम टाइम लिख रहे होते हैं ना सर, उससे देखो पहले जब 2 डायमेंशन देखो लिख रहे होते हैं नहीं लिखते। हाँ नहीं देखो, देखा सिर्फ आंखों से नहीं जाता है, दिमाग से जाता है।